नमस्कार, मैं हूं शुभम सिंह। अच्छी खबर सच्ची खबर में आपका स्वागत है। सबसे पहले आज हम बात करेंगे हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह के मारे जाने की। इजराइल ने ऑपरेशन न्यू ऑर्डर के तहत हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्लाह को मार गिराया है। इजराइल आर्मी ने एक पोस्ट के जरिए दावा किया कि उसने लिखा है, हसन नसरल्लाह अब दुनिया को आतंकित नहीं कर पाएगा। कुछ देर बाद हिजबुल्लाह ने भी नसरल्लाह के मारे जाने की पुष्टि कर दी है। बेटी जैनब संग मारा गया हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह। इजराइल का ऑपरेशन न्यू ऑर्डर, लड़ाकू विमानों का खूंखार ऑपरेशन। आईडीएफ का बयान, अब दुनिया को डरने की जरूरत नहीं। इजराइल के दावे के बाद हिजबुल्लाह ने भी अपने चीफ नसरल्लाह के हमले में मारे जाने की पुष्टि कर दी है। हालांकि इजराइल को पहले ही हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को मारने का दावा कर रहा था। इजराइल डिफेंस फोर्स ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में लिखा था, हसन नसरल्लाह अब दुनिया को आतंकित नहीं कर पाएगा। इजराइल ने हिजबुल्लाह को जड़ से उखाड़ने के लिए ऑपरेशन न्यू ऑर्डर चलाया। हालांकि यह इजरायली वायुसेना के विमान एक के बाद एक बम बरसा रहे थे, तो किसी को पता नहीं था कि ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन न्यू ऑर्डर है और इसके निशाने पर सबसे खतरनाक आतंकी संगठन हिजबुल्लाह का चीफ हसन नसरल्लाह है। और फिर 24 घंटे के बाद इजराइल की सेना ने आखिर ऐलान कर दिया कि नसरल्लाह मारा जा चुका है। जब इजराइल का ऑपरेशन न्यू ऑर्डर चल रहा था, तब इजरायली वायुसेना के सारे सीनियर कमांडर इस पर नजर बनाए हुए थे। सटीक खबर मिली थी कि दहिया इलाके में एक रिहायशी इलाके में इमारत के नीचे बने हिजबुल्लाह के सेंट्रल हेडक्वार्टर में हसन नसरल्लाह मौजूद है, जिसके बाद इजराइल के लड़ाकू विमानों ने नसरल्लाह का काम तमाम कर दिया। नसरल्लाह के मारे जाने को इजराइल की बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। रक्षा विशेषज्ञ भी कह रहे हैं कि ये इजराइल की बड़ी कामयाबी है। इजरायली मीडिया का दावा है कि हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर 80 से ज्यादा बम गिराए गए। हर बम पर औसतन 1 टन विस्फोटक था। बंकरों को भेदने वाले बमों का भी इस्तेमाल किया गया। इसी भीषण हमले में नसरल्लाह की मौत हुई है। अशरफ वानी, बेरूत, गुड न्यूज टुडे। नसरल्लाह और इजराइल के बीच अदावत काफी पुरानी थी। ये कहानी नसरल्लाह के हिजबुल्लाह का चीफ बनने के साथ ही शुरू हो गई थी। आपको बता दें कि नसरल्लाह का जन्म 31 अगस्त 1960 को बेरूत के हम्मूद में हुआ था। 1992 में उसे हिजबुल्लाह का चीफ बनाया गया था। उस समय उसकी नसरल्लाह की उम्र सिर्फ 32 साल थी। 1992 में जब इजराइल ने तत्कालीन हिजबुल्लाह चीफ अब्बास अल मुसावी की हत्या की, मौत के बाद नसरल्लाह को हिजबुल्लाह का नेतृत्व सौंपा गया। कमान मिलने के बाद नसरल्लाह ने हिजबुल्लाह को राजनीतिक तौर पर भी मजबूत किया। सन 2000 में इजराइल के खिलाफ जंग ने नसरल्लाह को अरब दुनिया में हीरो बना दिया। इस युद्ध में उसने इजराइल से दक्षिणी लेबनान छीना था। 1997 में इजराइल के साथ एक जंग में उसके 18 साल के बेटे की भी मौत हो गई थी। इजराइल हिजबुल्लाह को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता है। करीब 10 दिन से हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच जंग चल रही है, लेकिन अब लगता है जैसे लड़ाई का क्लाइमैक्स आ चुका है, क्योंकि एक तरफ इजरायली डिफेंस फोर्स ने हिजबुल्लाह के मुखिया के खात्मा का ऐलान कर दिया है, तो दूसरी ओर लेबनान में उसके ठिकानों को ध्वस्त करने का भी ब्लूप्रिंट पेश कर दिया। हालांकि लेबनान में इजरायली हमलों से अफरा तफरी मची हुई है, लेकिन इजराइल का दावा है कि वह आम नागरिकों का नुकसान नहीं होने देना चाहता है। हमेशा चहल पहल वाली लेबनान की राजधानी बेरूत के उपनगरीय इलाकों में सड़कों पर सन्नाटा है। हर तरफ शांति है, लेकिन ये तो जैसे ये किसी तूफान के आने से पहले की खामोशी है, जो यहाँ की फिजा में हर तरफ छाई हुई दिखती है। हकीकत भी यही है, क्योंकि किसी को नहीं पता कब इजराइल की ओर से यहाँ पर हमला हो जाए। लिहाजा दक्षिणी लेबनान के इलाकों से तमाम लोग अब राजधानी बेरूत के उन इलाकों का रुख कर रहे हैं जिन्हें सबसे ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। मैं इस वक्त बेरूत में हूं और यहाँ पर कल शाम को, जो शुक्रवार शाम को हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर पर बॉम्बिंग हुई, उसके बाद इतना तनाव है कि हजारों लोग पूरी रात सड़कों पर बिताने पर मजबूर हो गए। ये सड़क जो है, ये बेरूत शहर का मुख्य राजमार्ग है जो साउथ को बेरूत से मिलाता है। इसी पर
लोगों का सैलाब, जिसमें आम जनता, महिलाएं और लोग शामिल हैं, वो सड़कों पर यहाँ पर आ पहुँचे हैं। जिस दूरी 1 या 2 किलोमीटर की दूरी को तय करने में यहाँ बेरूत में कुछ मिनट लगते थे, तो बीती रात से उस सफ़र को तय करने में कई सारे घंटे लोगों को लगे और उसका अंदाज़ा आप एक दिन पहले इजराइल की ओर से बेरूत को निशाना बनाकर 20 से ज्यादा हवाई हमले किए गए। इसके कारण चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। बेरूत के दक्षिणी इलाकों में देर रात कई धमाकों की आवाज सुनी गई। बेरूत के इस हिस्से को हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है, लिहाजा इजराइल की ओर से सबसे ज्यादा हमले इधर ही किए जाते हैं। तो इन इलाकों से तमाम लोग अब बेरूत के उस हिस्से की तरफ भाग रहे हैं जिसे सुरक्षित माना जाता है। इजराइल ने लेबनान के कई हिस्सों पर एक के बाद एक हमले किए और करीब 2000 ठिकानों को निशाना बनाया, जिनमें से अधिकतर हिजबुल्लाह के ठिकाने थे। लेकिन उस बीच अगर हम बेरूत की बात करें, बेरूत का शहर भी 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक तरफ जो ये चकाचौंध वाला बेरूत है, जहां पर यहाँ का व्यवसाय चलता है, बैंक चलते हैं, यहाँ पर फिर भी लोगों की आवाजाही है और अभी ये इलाका सुरक्षित है। इजरायली सेना ने टारगेटेड किलिंग में हमद सरूर को, जो एयर विंग फोर्स जो है हिजबुल्लाह का, उसके प्रमुख थे, उनको मार गिराया। लेकिन अब पूरा जो दक्षिणी लेबनान है, जहां पर सबसे ज्यादा जंग है, वहां के सभी लोग बेरूत भाग रहे हैं। इन सड़कों पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं, गाड़ियों की आवाजाही बहुत ज्यादा पिछले 1 हफ्ते से बढ़ी है, क्योंकि जितने भी लोग घरों को छोड़कर साउथ लेबनान से जंग के खौफ से बेरूत की ओर आ रहे हैं। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बड़ा हमला करने की मंशा दोहराई है। इजरायली सेना के प्रवक्ता डैनियल हगारी ने कहा है कि इजराइल दक्षिणी बेरूत को निशाना बनाएगा ताकि हिजबुल्लाह का सफाया किया जा सके। As part of the extensive aerial operation to degrade Hezbollah's terrorist infrastructure and capabilities, we are preparing to conduct strikes on strategic assets that Hezbollah has hidden underground beneath 3 buildings in the heart of the Dahia in Beirut. इजरायली सेना का दावा है कि हिजबुल्लाह ने रिहायशी इमारतों के नीचे ईरान से मिले एंटी शिप मिसाइल्स का जखीरा जमा कर रखा है। उसने समुद्र जहाजों को भी निशाना बनाने की धमकी दी है। अपने हथियारों और साजो सामान के भंडार को बचाने के लिए वो रिहायशी इमारतों को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। इजरायली सेना का ये भी दावा है कि हिजबुल्लाह आम नागरिकों को भी अपने बचाव में ढाल के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। Hezbollah exploits and endangers Lebanese civilians, using them as a human shield for its weapons. We will not allow such a threat to be directed at Israeli civilians, global shipping routes, and vital facilities which any other sovereign state would never permit. इसी बीच शरणार्थियों की मदद के लिए संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी UNHCR ने कहा है कि 30,000 ज्यादा लोग पिछले 3 दिन में लेबनान छोड़कर सीरिया जा चुके हैं। अगर इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष इसी तरह से बढ़ता रहा तो देश छोड़कर भागने वालों की तादाद और बढ़ सकती है। हालांकि अमेरिका और फ्रांस समेत दुनिया के कई देश इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष विराम की कोशिश करने में लगे हैं। बेरूत शहर में बहुत ज्यादा भीड़ उन विस्थापितों की बड़ी है जो जंग के खौफ से यहाँ पर लौट आए हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम इसी बेरूत शहर की बात करें तो मेडिटेरियन सी, जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, यहाँ पर अमेरिकी सेना भी जमावड़ा कर रही है, क्योंकि जिस अंदाज से पिछले कई दिनों के दौरान लेबनान और इजराइल के बीच में युद्ध छिड़ा हुआ है, उस बीच अमेरिका भी पैनी नजर रख रहा है लेबनान में होने वाले सभी तरह की गतिविधियों पर। यहाँ तक कि लेबनान और फ्रांस की तरफ से कोशिश चल रही है कि किस तरह से इजराइल और हिजबुल्लाह को आमादा किया जाए युद्ध विराम के लिए। बहरहाल देखना ये होगा कि इजराइल और हिजबुल्लाह पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव रंग लाएगा या दोनों के बीच बढ़ता टकराव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी नई जंग को दावत तो नहीं देगा। बेरूत से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह के मारे जाने से पहले उसके ज्यादातर टॉप कमांडर इजरायली हमले का शिकार हो चुके हैं। इस वक्त केवल एक कमांडर जिंदा बचा है, जिसकी तलाश में इजरायली सेना लगी हुई है।
उसके खात्मे के साथ ही इजराइल इस जंग को जीत लेगा। इससे पहले हिजबुल्लाह के 4 टॉप कमांडर मारे गए थे जो इस संगठन के मजबूत स्तंभ थे। हसन नसरल्लाह हिजबुल्लाह का चीफ अब मारा जा चुका है। इसके बाद इब्राहिम अकील ऑपरेशन हेड था, मारा गया। फौद शुक्र सर्वोच्च कमांडर मारा गया। अल कराकी साउथ फ्रंट कमांडर वो भी मारा गया। अबू हसन समीर रादनवा फोर्स का ट्रेनिंग हेड मारा गया। मोहम्मद हुसैन सरौर एरियल कमांड कमांडर मारा गया। सामी तालेब अब्दुल्ला नासिर यूनिट कमांडर वो भी मारा गया। मोहम्मद नासिर अजीर यूनिट कमांडर मारा गया। अबू अल रिदा जो बदर यूनिट का कमांडर है वो अब भी जिंदा है और इजराइल सेना को उसकी तलाश है। भारत और ओमान के बीच फौजी सहयोग नई बुलंदियों पर है। दोनों देशों के बीच सैन्य अभ्यास नजा का समापन हो गया है। दोनों देशों में बारी बारी से होने वाले इस अभ्यास का आयोजन इस बार ओमान में हुआ। इस दौरान भारत और ओमान के सैनिकों को आपस में तालमेल बढ़ाने और एक दूसरे से लड़ाई के गुर सीखने का मौका मिला। रेगिस्तानी रणक्षेत्र में आर्मी के बख्तरबंद गाड़ियों का एक्शन, कमांडो कार्रवाई। विस्फोटकों के धुएं के गुबार के बीच बड़े ऑपरेशन की तैयारी। ये तस्वीरें ओमान में सलाला के रबकूट ट्रेनिंग एरिया में ओमान और भारत के जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की है। दोनों देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजा का 5वां संस्करण संपन्न हो चुका है। ये सैन्य अभ्यास दोनों देशों के जवानों के लिए सैन्य संचालन और सामरिक एक्शन के गुर सीखने के लिहाज से कितना अहम रहा है, ये तो इन तस्वीरों से साफ जाहिर है। भारत ओमान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजा का आगाज पहली बार 2015 में हुआ था। तब से हर 2 साल पर इस एक्सरसाइज का आयोजन होता है। ये भारत और ओमान के बीच बारी बारी आयोजित किया जाता है। इससे पहले इसका पिछला संस्करण राजस्थान के महाजन फील्ड रेंज में आयोजित किया गया था। इस बार 13 सितंबर से शुरू होकर 2 सप्ताह चले अभ्यास के दौरान बख्तरबंद गाड़ियों पर सवार भारत और ओमान के जवानों की संयुक्त टुकड़ियों ने रेगिस्तानी इलाके में एक गांव में फौजी एक्शन का अभ्यास और प्रदर्शन किया। इस बार ओमान के रबकूट ट्रेनिंग रेंज में इस अभ्यास का आयोजन किया गया। इसमें भारतीय सेना की मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट के 60 सैनिकों ने भाग लिया। ओमान की रॉयल आर्मी की फ्रंटियर फोर्स के भी 60 सैनिक इसमें शामिल हुए। ट्रेनिंग रेंज बने मेकशिफ्ट घरों को खाली कराने और बंधकों को छुड़ाने की कार्रवाई भी एक्सरसाइज का हिस्सा बनी। इस दरमियान दोनों सेनाओं के स्नाइपर्स ने अचूक निशानेबाजी के कौशल का भी प्रदर्शन किया और अपने लक्ष्यों पर सटीक निशाना लगाया। इस अभ्यास का मकसद न केवल दोनों देशों के बीच संयुक्त सैन्य सहयोग और स्मारक कौशल को बढ़ाना था, बल्कि संयुक्त राष्ट्र के और वैश्विक शांति मिशनों के दौरान पैदा हालात से मिलजुल कर निपटने की तैयारी पर भी जोर देना था। इसलिए अभ्यास के दौरान दोनों सेनाओं ने आतंकवाद रोधी अभियानों के सिलसिले में मिलकर प्लानिंग करने, दुश्मनों को घेरने, सर्च ऑपरेशन, मैदाने जंग में एक्शन, मोबाइल चेकपोस्ट बनाने, काउंटर ड्रोन ऑपरेशन और रूम इंटरवेंशन की कार्रवाई का भी अभ्यास किया। क्योंकि इस संयुक्त अभ्यास का आयोजन यूएन चार्टर के चैप्टर 7 के तहत ही किया जा रहा है, उसका उद्देश्य आतंकवाद विरोधी अभियान चलाने के लिए दोनों देशों की सैन्य क्षमता को बढ़ाना है। अल नजा अभ्यास के समापन समारोह से पहले भारत और ओमान की फौजी टुकड़ियों ने मिलकर भव्य संयुक्त लाइव फायर प्रदर्शन किया। अभ्यास के दौरान ड्रोन सहित मॉडर्न भारतीय उपकरणों के इस्तेमाल की भी नुमाइश की गई। ओमान के साथ भारतीय सेना के इस द्विवार्षिक अभ्यास की खास अहमियत है। ऐसा इसलिए क्योंकि यूएई और सऊदी अरब से सरहद साझा करने वाला ओमान सबसे पुराना स्वतंत्र अरब देश है।
और साथ ही साथ ये चीन का भी बड़ा व्यापारिक साझेदार है, क्योंकि चीन यहाँ से तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। तो इस अभ्यास के जरिए एक साथ कई मोर्चों पर सफलता मिलेगी। इससे भारत के साथ ओमान के सैन्य और कूटनीतिक संबंधों में इजाफा होगा। तो न केवल आपसी रिश्तों को मजबूती मिलेगी, बल्कि दुनिया से आतंकवाद के सफाया करने और विश्व शांति के प्रयासों को भी बढ़ावा मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जाते हुए मानसून की मेहरबानी के कारण नेपाल से हिंदुस्तान तक पानी पानी हो गया है। दरअसल भारी बारिश के कारण नेपाल में सैलाब की स्थिति है और उससे बचने के लिए सरहद पर गंडक और कोसी बैराज से हर साल पानी छोड़ा जाता है, जो बिहार की नदियों में आता है। इस बार भी वही स्थिति है। लगातार बारिश की वजह से बिहार में गंडक नदी के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। इसको देखते हुए जिला प्रशासन से लेकर जल संसाधन विभाग तक के सभी संबंधित अधिकारियों को सतर्क कर दिया गया है। स्थिति पर काबू पाने के लिए जल संसाधन विभाग के सभी अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। प्रशासन की ओर से राहत और बचाव कार्य के तमाम इंतजाम लगातार किए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट आप देखिए। नेपाल में झमाझम बारिश का ये मंजर हिंदुस्तान को सावधान करने वाला है। इससे बगहा और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ का गंभीर खतरा पैदा हो गया है। माना जा रहा है कि अगले 24 घंटे बेहद निर्णायक साबित हो सकते हैं। गंडक बैराज से अगले 24 घंटे में 5 लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़े जाने की संभावना है। इसके कारण निचले इलाकों में बाढ़ आने की संभावना है। इलाके में बचाव राहत के लिए एसडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं। प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। नेपाल में बरसात के कारण बिहार के सुपौल जिले में भी बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई। नेपाल के कोसी बैराज से छोड़ा जा रहा पानी इन इलाकों में खतरनाक हालात पैदा कर रहा है। नेपाल के कोसी बैराज से शनिवार सुबह 8 बजे करीब 4,20,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। वहीं दिन में करीब 6,80,000 क्यूसेक पानी और छोड़े जाने की जानकारी है। इसलिए बिहार के 9 जिलों में बाढ़ का खतरा है। ऐसे में बिहार के जल संसाधन विभाग ने अलर्ट जारी करके लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की है। दरअसल नेपाल और बिहार के सुपौल सहित कई जिलों में पिछले 3-4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। इसके कारण कोसी नदी में जलस्तर बढ़ रहा है। हालांकि प्रशासन की ओर से लोगों की सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और मुस्तैदी से तटबंधों की भी निगरानी की जा रही है और स्थानीय लोगों को खतरे से बचाव के लिए आगाह कर दिया गया है। आपको ये भी बता दें कि भारी बारिश के कारण मौसम विभाग ने नेपाल और बिहार में भारी बारिश के कारण फ्लैश फ्लड का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने 13 जिलों में अगले 24 घंटे भारी वर्षा की चेतावनी दी है। इन जिलों में बारिश के कारण फ्लैश फ्लड की आशंका जताई गई है। आपदा प्रबंधन विभाग ने इन सभी जिलों के प्रशासन को सतर्क रहने को कहा है। इन सभी जिलों में बचाव राहत के इंतजाम रखने का निर्देश दिया गया है।
बिहार के जिन जिलों में फिलहाल बाढ़ का खतरा है, उनमें से 12 गंगा नदी के किनारे हैं, तो कई जिले कोसी और गंडक नदियों के किनारे बसे हैं। बाढ़ से इन जिलों के निचले इलाकों में रहने वाले लाखों लोगों के प्रभावित होने की आशंका है। सुपौल से रामचंद्र मेहता और बघल से अभिषेक पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब मानसून की वापसी हो रही है तो उत्तर से पश्चिम भारत तक बारिश की झड़ी देखने को मिल रही है। इसके कारण मौसम में बदलाव दिख रहा है। लोगों को गर्मी से राहत है, लेकिन बारिश ज्यादा होने से भी कुछ दिक्कतें हैं। वो क्या हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। अब जाता हुआ मानसून अपना रंग दिखा रहा है। आसमान में बादल छाए हैं, झमाझम बारिश हो रही है, सड़कें पानी पानी हैं और दिन में ही रात जैसा माहौल नजर आता है। लेकिन गर्मी से राहत मिली है तो लोग खुश हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मानसून की वापसी हो गई है। हालांकि मौसम विभाग ने 2 दिनों तक उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है और एडवाइजरी जारी करके कहा कि बहुत आवश्यक ना हो तो लोग अपने घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि सफर में दिक्कत हो सकती है। लेकिन मौसम के बदले हाल से आम लोग आमतौर पर खुश हैं। एक मौसम के लिहाज से कहे तो आनंद तो बहुत आ रहा है, लेकिन व्यापार के लिहाज से बहुत परेशानी चल रही है। आप लोग पहले कह रहे थे बारिश रुक गई, बारिश नहीं हो रही है, और अब बारिश हो रही है। जाते जाते मानसून आया है और बहुत अच्छी बारिश हो रही है। खुशी भी है, लेकिन खुशी है कि आगे का व्यापार है और माता रानी के पंडाल का काम पूरा हुआ है। वहीं भारी बारिश के चलते अयोध्या में सरयू नदी उफान पर है। इसके कारण निचले इलाकों में रहने वालों को परेशानी हो सकती है। लिहाजा जल स्तर पर प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है। अभी की घाघरा का स्थिति जो है 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे के हिसाब से सुबह से बढ़ रहा है, जो कि कल से लगातार भारी रेनफॉल की वजह से लगातार बढ़ रहा है। कल से ये लगातार भारी रेनफॉल हो रहा है, लगातार इसी वजह से बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। यहाँ तो प्रति घंटे के हिसाब से मॉनिटरिंग की जा रही है और लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। किसी भी स्थिति के लिए यहाँ 24 घंटे ही मॉनिटरिंग की जा रही है। कुछ ऐसा ही हाल मध्य प्रदेश में महाकाल की नगरी उज्जैन का है। लगातार भारी बरसात के चलते उज्जैन में शिप्रा नदी उफान पर है। यहाँ पर नदी किनारे रामघाट पर बने कई मंदिर भी डूब चुके हैं। लिहाजा श्रद्धालुओं को परेशानी है, लेकिन राहत बचाव के भी पुख्ता इंतजाम है ताकि किसी को कोई दिक्कत न हो। अभी 2 दिन से लगातार बारिश का मौसम जारी है, बारिश हो रही है काफी। इसी कारण शिप्रा का जलस्तर काफी बढ़ा हुआ है और एसडीआरएफ होमगार्ड की टीम अपने पॉइंटों पे लगी हुई है, मुद्दती से ड्यूटी कर रही है और बाकी स्नान पूर्ण तरह प्रतिबंधित है। उधर मध्य प्रदेश में सीहोर जिले के इछावर में भी तेज बारिश हुई। इसके चलते बाजारों में और सड़कों पर 2 से 3 फीट पानी भर गया। यहाँ तक कि बाइक के पहिए आधे डूबे नजर आए। गुजरात के जूनागढ़ में मानसून ने आखिरी दौर में एक बार फिर से धमाकेदार वापसी की। इस इलाके में गिरनार पर्वत पर हुई जोरदार बारिश से यहाँ के झरने का मनोरम दृश्य देखने को मिला, तो नीचे दामोदर कुंड और भवनाथ क्षेत्र में सैलाब उमड़ आया। इस दौरान यहाँ पर कई गाड़ियाँ भी पानी में तैरती दिखीं। गिरनार समेत यहाँ के तमाम इलाकों में भारी बारिश के कारण जूनागढ़ जिले के सारे बांध लबालब भर गए। हालांकि प्रशासन के मुताबिक हालात कंट्रोल में हैं। सिटी में लगभग 1-1.25 इंच जैसी बरसात हुई है। सिटी की स्थिति खूब एकदम नॉर्मल है। ट्रैफिक, सामान्य व्यापार वगैरह सब अच्छे से चल रहा है। सिटी में हमारी सर्वेलेंस टीम, मॉनिटरिंग टीम सतत कार्यरत है। वैसे तो गुजरात से अभी तक मानसून की वापसी हो जानी चाहिए थी, लेकिन जानकारों के मुताबिक इन दिनों 3 तरह के सिस्टम सक्रिय रहने से उत्तर, मध्य और पश्चिम भारत में बारिश हो रही है। माना जा रहा है कि इन सिस्टम की सक्रियता थमने के बाद मानसून के वापस जाने में तेजी आ सकती है। जूनागढ़ से भार्गवी जोशी, सीहोर से नवेद और गोरखपुर से गजेंद्र त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और इसी के साथ नहीं, बाकी अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।